हाँ चालू करो, ठीक हो। नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने मनोविज्ञान की क्लास ली थी। उसमें हमने आपको मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बता दिया था, ठीक है। मनोविज्ञान की परिभाषा हमने आपको बताई थी, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और उसका आधार क्या था, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि आगे हम क्षेत्रों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। क्या है बेटा? मनोविज्ञान का क्षेत्र कह लो, मनोविज्ञान के क्षेत्र। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, आप पहले इसको समझो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन, उनको क्षेत्र कह लो या किन किन शिक्षण बिंदुओं को, मैंने हर क्लास में बताती हूँ। ये क्या है, हम पूरा हमारा विषय क्या है? मनोविज्ञान है। ये एक प्रकरण है हमारे पास। हमारे जो क्या बोलते हैं, ये मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो हमारी कौन सा पेपर है? बाल्यावस्था विकास, और वो विषय कौन सा है? मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने उसकी उत्पत्ति के बारे में, परिभाषा के बारे में हमने जान लिया था शताब्दी के अनुसार, और वर्तमान में क्या उसके बारे में हमने जान लिया था, ठीक है। अब इस मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कौन कौन से शिक्षण बिंदु आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र समाहित है जिसका हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए हम उनको लिखेंगे और जानेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास इसका, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला आता है हमारे पास सामान्य मनोविज्ञान। क्या आता है बेटा? सामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान, इसको समझो। सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है? सामान्य व्यक्तियों का मनोविज्ञान ही सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य आवश्यकता रखते हैं, सामान्य हॉबी वाले होते हैं, एक जैसी आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब है दूसरे असामान्य मनोविज्ञान। दूसरा कौन सा है? असामान्य दूसरा क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। अब इसमें बात आती है सामान्य व्यक्ति, एक जैसी आवश्यकता वाले, कोई अलग खूबियां उनमें ना हो, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिनमें कोई न कोई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। या योग है, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत असामान्य व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? नेक्स्ट हम लिखते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या है बेटा? बाल मनोविज्ञान। इसको समझो, बाल मनोविज्ञान। इसको हम आज जो हमारे चलता है, इसको बाल मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, इसको हम बाल विकास भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे बाल मनोविज्ञान लिखा आता है, कहीं पे बाल विकास लिखा आता है, ठीक है। तो बालक को जानना, बालक के मन को जानना, बालक के मन को पढ़ना, बालक का कैसे विकास होता है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे ग्रोथ करता है, किस तरह से वो अपना डेवलपमेंट करता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
तो जब बालक गर्भ में होता है तब से लेकर, देखो जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, बच्चा गर्भ में होता है, तो तब भी उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो बालक जो डॉक्टर होता है गर्भ में भी जांच करता है कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसको क्या कमी है क्या नहीं, तो वो गर्भ में भी बता देता है कि इसका विकास किस स्तर पर हो रहा है। तो क्लियर है बात कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक या परिपक्व अवस्था, जो हमारी किशोर अवस्था होती है, सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? गर्भावस्था तो होती है। गर्भावस्था के बाद कौन सी आती है? शिशुअवस्था आती है। शिशुअवस्था के बाद कौन सी आती है? बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के बाद कौन सी आती है? किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था को ही हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। आई समझ में बात? ठीक है। बाल्यावस्था में गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक या किशोर अवस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास किशोर मनोविज्ञान। क्या है? किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत यहां तो क्या था? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत तो गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक जितनी अवस्थाएं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। किशोर मनोविज्ञान में स्पेशल किशोरों का अध्ययन किया जाता है कि किशोर अवस्था में किशोर कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या उनकी खूबियां होती हैं, क्या उनके संवेग होते हैं, ठीक है, क्या उनकी रुचियां होती हैं, कैसे वो समायोजन करते हैं, कैसे वो समायोजित हो जाते हैं। तो इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है। अब इनको हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्र। देखो एक बात और समझ लो, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी हमारी जो मनोविज्ञान है वो किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की। ठीक है। अब दर्शन शास्त्र की है। अब मनोविज्ञान का क्षेत्र या मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं? जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम यहाँ पर इनको क्षेत्र भी कह सकते हैं, इनको हम शाखाएं भी कह सकते हैं। एक बात और है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इनको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं और शाखाएं भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है। अब इसको समझो क्या है व्यक्तिक विभिन्न। ये सारे आपके मूल रूप ये एक क्षेत्र के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ये इसके बारे में हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है, लेकिन हमने जान लिया ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल विकास पूरी तरह से या बाल मनोविज्ञान या बाल विकास पूरी तरह से हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत इसके शिक्षण बिंदु बनते हैं इसके अंदर भी, जिनको हमको आगे अध्ययन करना है। ये इसका हमारे सिलेबस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमने जान लिया कि इसके क्षेत्र के अंदर ये पॉइंट आते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा। आगे इनके बारे में मैंने बेसिकली आपको बता दिया, समझा दिया, लेकिन आगे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वाले जो टॉपिक है, ये जो हमारा शिक्षण बिंदु है, इसको हम बाहर निकाल के पूरा विस्तार से समझाएंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास का इतिहास क्या था, कैसे बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आया तो कब आया, ठीक है, विदेशों में कब प्रचार हुआ इसका, और हमारे भारत में कब हुआ, अवस्थाएं क्या हैं, इसके विकास के पक्ष क्या हैं, ठीक है ना, बालक कौन कौन से आते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे पास है व्यक्तिगत विभिन्नता, जो भी हमारे सिलेबस में एक विशेष टॉपिक के रूप में लगा हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से लगा हुआ है। तो ये एक अंदर टॉपिक हो गई है। इन शाखाओं को इनको तो पढ़ना है। मनोविज्ञान में क्या क्षेत्र है, क्या शिक्षण बिंदु है, वो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है, अभी बेसिकली समझ लो। इस टॉपिक को भी पूरा विस्तार से एक चैप्टर है पूरा, बाल विकास का भी चैप्टर है पूरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी चैप्टर है पूरा, जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आपको बेसिकली यहाँ समझना, एक क्षेत्र में आपको बता रही हूँ, तो क्षेत्रों जब क्षेत्रों को पढ़ा रही तो बेसिकली आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि आप पता है क्लास में पढ़े हो, अभी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन में आप पढ़े हो, एक क्लास में अनेक विभिन्नताओं के बालक आते हैं। जरूरी नहीं है
जो आप इंटेलिजेंट हो, आप 80% IQ रखते हो तो सामने वाला भी इतना रखता हो, आप 90% रखते हो, आप 100% IQ रखते हो तो सामने वाला भी इतना रखता होगा, ठीक है ना। कोई बालक अंधा होता है, कोई बालक कानों से नहीं सुनता, श्रवण बाधित होता है, ठीक है ना। जैसे हम जो उसको विशिष्ट बालक की हम श्रेणी में रखते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तियों में क्या क्या विभिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता नाम से समझो, कक्षा के स्तर पर हम पढ़ेंगे इसको। तो बालकों में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, एक कक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार की विभिन्नताओं के बालक आते हैं। एक शिक्षक को मनोविज्ञान के आधार पर उसे कैसे शिक्षण करवाना है, वो एक शिक्षक का कर्तव्य, पूरी ड्यूटी होती है कि कैसे वो अपने कक्षा कक्ष को संभाले, कैसे हैंडल करे, कैसे उन बच्चों की मनोवृत्तियों को समझे और उन्हें शिक्षण कार्य करवाए। तो ये होती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हम इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यानी कि प्रत्येक बालक, मान लीजिए एक बालक बहुत मोटा है, दूसरा इतना मोटा नहीं, एक बहुत लंबा है, दूसरा इतना नहीं है। तो विभिन्नताएं, एक बात, विभिन्नताएं शारीरिक तौर पर भी हो सकती है, मोटे पतले में भी हो सकती है, काले गोरे में भी हो सकती है, भिन्न भिन्न हो तुम सब। आप एक नेचुरल नॉर्मली ले लो, सबकी जो फेस है क्या है, अलग अलग है, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। तो विभिन्नता जो होती है वो शारीरिक तौर पर भी हो सकती है, वो मानसिक तौर पर भी हो सकती है। सबके माइंड अलग अलग होते हैं, किसी का ध्यान कहाँ होता है, किसी की रुचि किसी में होती है, किसी की रुचि किसी में होती है, ठीक है ना। किसी का माइंड बहुत शार्प होता है, किसी का वो डाउन मंद होता है, मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है ना। मानसिक तौर पर भी हो सकती है और शारीरिक तौर पर भी हो सकती है। संवेगात्मक रूप से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है। संवेग क्या होते हैं, क्रोध, भय, डर, दया, ये सब क्या है, संवेग हैं, ठीक है ना। ये संवेग हैं जो व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। ईर्ष्या करना, दया करना, प्रेम करना, करुणा, ये सब क्या है बेटा, संवेग हैं। तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शामिल होते हैं। तो किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई गुस्से को कितना ही कहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं। क्लियर। आगे जो हमारा वो बनेगा, शिक्षण बिंदु बनेगा या मनोविज्ञान का जो क्षेत्र बनेगा वो है पशु मनोविज्ञान। क्या है बेटा, ये कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र के रूप में आपको जानने के लिए मैं आपको बता रही हूं। पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, पशुओं के बारे में जानना, पशुओं पर प्रयोग करना, पशुओं के अंदर मतलब पशुओं का प्रयोग करना, उन पर प्रैक्टिकल करना, पशु कैसे होते हैं, कैसी उनकी श्रवण क्षमता होती है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो सबके बारे में जानना क्या कहलाता है, पशु मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक तो ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं हमारे पास, ठीक है। शारीरिक यानी कि शारीरिक क्षमता के बारे में, एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के बारे में जानना, ठीक है ना। कैसे उसकी शरीर की बनावट होती है, कैसे वो परिपक्व बनता है, कैसे हड्डियों की मजबूती होती है, कैसे मांसपेशियां होती है, तो वो उनकी गणना कहाँ होती है, शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। ये बेसिकली हमारे क्षेत्र थे जिनके बारे में हमको जानना था, सो हमने जान लिया। आगे जब हम इसका वो एक और हमारे पास रह गया है जो विशेष पॉइंट है, वो तो छूट रहा था, लेकिन आगे और इसमें पॉइंट बनेंगे। ये तो एक क्षेत्र में जो आते हैं वो मैंने आपको लिखवाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मनोविज्ञान के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। जो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस, बुद्धि है, पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, समायोजन है, अभिप्रेरणा है, ये सब किसके हैं, हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इन टॉपिकों को भी हमें जानना है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और क्षेत्र में आता है, वो आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके बारे में भी हमको जानना है, जो भी क्या है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब हम लिखेंगे अब हम आएंगे हमारे टॉपिक पे से, इनमें से जो टॉपिक उठाएंगे वो है हमारा, मैंने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बताया था मैंने। तो अब है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है बेटा, क्या है हमारा शिक्षा
मनोविज्ञान। जैसे मैंने कल भी आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी, या उस जो डेफिनेशन साधारण तौर पर जो दी गई है, शिक्षा मनोविज्ञान आखिर में है क्या, ठीक है ना। शिक्षा अपने आप में अलग है और मनोविज्ञान अपने आप में अलग है, ठीक है ना। मनोविज्ञान तो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र की शाखा रूप में मनोविज्ञान एक पूरा विषय हमारे सामने है। तो शिक्षा अपने आप में अलग है और मनोविज्ञान अपने आप में अलग है। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहीं से समझो, ठीक है। मनोविज्ञान के प्रयोगों, सिद्धांतों और नियमों, यानी मनोविज्ञान में जो एक बालक के विकास के लिए, एक बालक के डेवलपमेंट के लिए जो नियम बताए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो सूत्र बताए गए हैं, उनका शिक्षा में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। लिख लो आप इसको आराम से कि मनोविज्ञान के इसकी जो साधारण अर्थ में जो समझेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान को, या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के तौर पर हम इसे समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे हैं सामान्य तौर पर। तो मनोविज्ञान के नियमों, कौमा सिद्धांतों, प्रयोगों व सूत्रों, या आप यहां पे विधियां भी लिख सकते हो, व विधियों का प्रयोग शिक्षा के अंतर्गत किया जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ठीक है, आई बात समझ में? क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान? यानी कि मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, प्रयोगों एवं विधियों का प्रयोग शिक्षा के अंतर्गत किया जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये होती है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब हमारे यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ, इसको हम अर्थ, परिभाषा, अर्थ कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कह लो, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कह लो। शिक्षा मनोविज्ञान यानी किसे कहते हैं? तो सामान्य अर्थ में या सामान्य परिभाषा के तौर पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों आदि का शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्किनर। क्या है? स्किनर। ठीक है। उन्होंने इसको, सॉरी नोट मत करना अभी, इसको ऐसे लिखेंगे हम, स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है, ठीक है ना। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को, क्या कहा है स्किनर ने? शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में, उन खोजों को शैक्षिक
परिस्थितियों में शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है, प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जो कि विशेष रूप से मानव प्राणियों के अनुभव, मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। किसने कहा है ये भाई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि देखो क्या कहा है स्किनर ने, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेष रूप से मानव प्राणियों के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित हैं। बिल्कुल अच्छी कथन उन्होंने कहा है, परिभाषा दी है अपने शब्दों में कि शिक्षा मनोविज्ञान, आपको पता है मनोविज्ञान क्या है, नई नई खोज करता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने जो खोज की है, यानी कि बात वहीं आ रही है जो मैंने आपको साधारण तौर पर जो परिभाषा दी है, अर्थ बताया है, बात उसी को छूते हुए है पूरी तरह से कि मनोविज्ञान में जो खोज की गई है, मीन्स जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में, ठीक है। अब आप समझो शैक्षिक परिस्थिति क्या होती है, मीन्स कोई टीचर पढ़ा रहा है और बालक सामने पढ़ रहा है, तो वो क्या है, शैक्षिक परिस्थितियां हैं। शैक्षिक परिस्थितियां हैं मीन्स जब आप शिक्षण कार्य करा रहे हो तो उन खोजों को आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। आपके शिक्षण कार्य कराते समय मीन्स शिक्षण परिस्थितियों में जब आप एक शिक्षक जब शिक्षण करवाता है तो उसे उन सिद्धांतों नियमों को क्या करना है, शिक्षा में प्रयोग करना है, शिक्षण में प्रयोग करना है, जो कि विशेष रूप से जिससे कि मानव और प्राणियों जो किस संबंधित होते हैं, मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होते हैं। अब आप जब ये जो सिद्धांत और नियम बनते हैं मनोविज्ञान में, जो भी नई नई खोज की जाती हैं, ये किससे संबंधित होती हैं, मानव और प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती हैं। कैसे? क्यों? क्या भाई समझने वाली बात है कि जब हम इन सिद्धांतों नियमों के मनोविज्ञान के आधार पर कोई हम शिक्षा देंगे तो क्या आएगा, मानव के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो हुआ कि नहीं हुआ उससे संबंधित? तो मानव और प्राणियों के व्यवहार से क्या होता है, अनुभव और व्यवहार से क्या है, संबंधित होता है। क्लियर? ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, ठीक है ना। अभी अर्थ हमने जान लिया, उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। क्या जानेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरे क्रम से हमको आगे बढ़ना है, जिससे एक एक बात हमारे माइंड में क्लियर रहे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं,
यहाँ पे मैंने आपके पेपर का नाम और नहीं डाला था, एवं तो इसको लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये तो क्या जान रहे हैं हम? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किन शिक्षा शास्त्रियों ने या किन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्रो एंड मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ये कितने क्रो हैं भाई? ये 2 क्रो हैं, ठीक है ना। हमेशा कंफ्यूजन, पहले हम क्या सोचते हैं खाली क्रो ही नाम है, नहीं, इनके आगे भी नाम जुड़ा हुआ है। एक तरह से आप इनका क्या कह सकते हो? सरनेम कह सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्रो हैं। एक क्रो का नाम है, मैंने आपको कल बता दिया था, लिस्टर क्रो, और एक क्रो का नाम है एलिस क्रो, ठीक है। ये 2 क्रो हैं। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है इन्होंने? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। किसने कहा है ये? क्रो ने। क्या दी है परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की? कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है, ठीक है। अब एक परिभाषा हम और लिख लेते हैं।